नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप सवाल इंडिया का। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस आरोप पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों पर हमलों के बारे में पाकिस्तान को पहले से ही आगाह कर दिया था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और उन्हें 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए एक समझौते की याद दिला दी, जिसमें किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी को एक दूसरे से शेयर करना जरूरी बताया गया है। निशिकांत दुबे ने किस तरह से हमला बोला है, क्या कुछ आरोप लगाया और क्या कहना है उनका, सुनिए। 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। यार, मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए, और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। तो निशिकांत दुबे ने हमला बोला, पहले कांग्रेस ने सवाल उठाया था और उसके बाद से दोनों ही पार्टी आ गई इसको डिफेंड करने। किसने क्या कहा ये भी आपको सुनना चाहिए। इधर से सुप्रिया श्रीनेत ने मोर्चा संभाला कांग्रेस की तरफ से, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा संभालने पहुंचे गौरव भाटिया। दोनों को सुनिए। सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफ़ी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है। तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को, और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? इस खबर पर प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय हित का यह विषय है, इस पर एक रहना था, लेकिन इसी विषय पर दोनों ही पार्टी एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। इस वक्त किस तरह का माहौल है, क्या चल रहा है अंदर खाने, ये दर्शकों के बीच रखे। नहीं, देखिए आशुतोष, शुरुआत में जो एकजुटता दिखी थी पहलगाम हिंसा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो अब मुझे लगता है कि वो काफूर हो गई है। वो अब कांग्रेस ने जिस तरीके से, राहुल गांधी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, जयशंकर के एक बयान को लेकर उन्होंने कई तरह के आरोप लगा दिए। कांग्रेस पार्टी लगातार ही आरोप लगा रही है, और अब बीजेपी ने उन सभी आरोपों का जवाब देना शुरू किया है, पलटवार शुरू किया है। निशिकांत दुबे ने आज सुबह सुबह ही एक पोस्ट किया और उसमें एक बड़ा अहम दस्तावेज सार्वजनिक किया। उसमें उनका ये कहना है कि 1991 के अप्रैल में एक भारत और पाकिस्तान में सहमति बनी थी, जिसको 1994 में, उनके मुताबिक 1994 में जो पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसने रेटिफाई किया और उसको लागू किया, जिसके मुताबिक जो भारत और पाकिस्तान जो अपने ट्रूप के मूवमेंट है, जो एक्सरसाइजेज है, वो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। अब बीजेपी सवाल ये पूछ रही है कि आखिर जब ट्रूप के मूवमेंट ही, एयरफोर्स के मूवमेंट, नेवल
शिप्स के मूवमेंट, आर्मी मूवमेंट अगर हम दूसरे देश को बता ही देंगे तो इस एग्रीमेंट को करने की जरूरत ही क्या थी। तो जिस तरह के सवाल राहुल गांधी जयशंकर को लेकर पूछ रहे थे और जो आरोप लगा रहे थे कि विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही पाकिस्तान को जानकारी दे दी और भी कई बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, तो उसका जवाब अब बीजेपी ने ढूंढ निकाला है और बीजेपी ने इन दस्तावेजों के जरिए कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर हमला बोला है। देखिए, अब इस पर राजनीति बिल्कुल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। अब बीजेपी ने उस पर पलटवार किया है। प्रशांत, विस्तार भरी इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर बीएसएफ के कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय सेना के पराक्रम की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, बैकफुट पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की भी कामयाबी देखी है। आज ये अलंकरण समारोह एक प्रकार से ऐसे समय हुआ है जब बीएसएफ और सेना ने एक अप्रतिम शौर्य का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्तावित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड की भी जरूर बात करना चाहूंगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कई दशकों से हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका जवाब, उचित जवाब नहीं दिया गया। हम संरक्षात्मक काम करते रहे, हमारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस, सेना, बीएसएफ सब ने किया, मगर कभी भी उचित जवाब नहीं दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया, उनको जिंदा जला देने की हिमाकत की और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। हम मानते थे कि संदेश से शायद अब सब कुछ रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। पुलवामा में हमला हुआ, सीआरपीएफ के जवानों को आतंकी हमले में उड़ा दिया गया। भारत की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक कर इससे उरी से कठोर जवाब देने का प्रयास किया और फिर से एक बार हमने आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया। और उसके बाद पहलगांव में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी अयोध्या पहुंचे हैं। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमत कथा मंडपम का उद्घाटन करने और मंच से पाकिस्तान को खुली चेतावनी भी दे दी योगी आदित्यनाथ ने। योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अपने किए की सजा पा रहा है। हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया,
उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया, धर्म पूछ करके गोली मारी थी। 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी शिवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मारी। 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में आज के 124 से भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गंभीर भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं पाकिस्तान को ही ले डूबेगा। ज्यादा दिन नहीं रही पाकिस्तान। वैसे भी हमारे पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो एक भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसके किसी लायक, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती में नई दरार दिखाई देने लगी है, जहां सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गठबंधन में बराबरी की मांग करते हुए सीधे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। उन्होंने पूछा कि अखिलेश यादव के पीडीए में मुस्लिम कहां हैं, क्या वो सिर्फ कालीन बिछाने के लिए हैं? इमरान मसूद ने कहा कि अब हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, 2027 के विधानसभा चुनाव में 80-17 वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़ा है 2024 के अंदर। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद एमपी बना है, किसी और के नाम पर एमपी नहीं बना हूं मैं। 80-20 का फार्मूला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम पार्टी नेतृत्व के सामने भी बात को रखने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पार्टी को खड़ा करना है तो पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। कहां है पीडीए में मुसलमान? बताओ ना मुझे को, कहां है मुसलमान? कहां है मुसलमान? क्या हम सिर्फ वोट और दरी बिछाने के लिए? अखिलेश जी से हमारे बारे में पूछेंगे, हम छोटे नेता, हम तो छोटे नेता हैं, हम तो अब्दुल हैं। अब्दुल का काम पंचर लगाना है, आपको अब्दुल से सिर्फ दरी बिछवाना है, यहां अब्दुल को नेता बनाना है, बस फर्क इतना ही तो हो रहा है। आप क्या इतना खुल के इससे मुझसे ज्यादा पूछोगे? इस बीच भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस बैसाखी से भी नीचे आ चुकी है, लोग समझ चुके हैं, ये बोझ बन चुके हैं सारे दलों पर। कांग्रेस बैसाखी से भी नीचे आ चुकी है, क्योंकि बैसाखी जब दी गई थी, इनको किसी ने दी होगी, उसके बाद कांग्रेस इतना बीमार कर चुकी थी प्रदेश को और देश को कि लोग समझ गए कि अब इनको बैसाखी देने से कोई फायदा नहीं है, और इनकी वो बैसाखी भी अब इनके किसी काम की नहीं रह गई, और क्योंकि ये लायबिलिटी हो चुके हैं सारे राजनीतिक दलों पर। वहीं दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया। भारत मंडपम में हो रहे इस 2 दिवसीय समिट का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्ट लक्ष्मी कहकर संबोधित किया। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है, और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम,
नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस समिट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अगले 10 साल के लिए पूर्वोत्तर में अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का भी ऐलान किया है। 3 months ago, in Assam, we pledged an investment of rupees 50,000 crores. Today, once again, humble and inspired by your leadership, I announce that Adani Group will invest additional 50,000 crores across the Northeast over the next 10 years. आज दुनिया की सबसे मशहूर T20 लीग के उन सितारों की बात जिनके नाम से टूर्नामेंट रोशन तो है, लेकिन इन सभी सितारों से जुड़ी कई तकरार है जिसे देखकर फैंस भी कई बार सख्ते में आ जाते हैं और विवाद होते रहते हैं। सबसे पहले बात विराट कोहली की, किंग कोहली की। हर बड़ा टूर्नामेंट कुर्बानी मांगता है, लेकिन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा तो लगा भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा खालीपन आ गया है। उन्होंने यह फैसला तब लिया जब वो IPL और टेस्ट दोनों में टॉप फॉर्म में नजर आ रहे थे। विराट के संन्यास ने भारतीय क्रिकेट को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। विराट कोहली ने क्रिकेट के सबसे उम्दा फॉर्मेट में अपनी बादशाहत साबित करने के बाद एकाएक कहा अलविदा और क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली क्रीज पर बैलेंस, धैर्य और आक्रामक तेवर की जिंदा दिल तस्वीर थे, बशर्ते आप उनके खिलाफ ना खेल रहे हों। विराट कोहली और अनुष्का, जब आप बेहद दुखी हों तो अक्सर आध्यात्म का रुख करते हैं। विराट अपनी पत्नी अनुष्का के साथ वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दरबार में आए तो फैंस के जहन में ऐसे ही कई सवाल खड़े हो गए। प्रसन्न हो? प्रेमानंद महाराज ने अपने उपदेश के बाद विराट से ये जरूर पूछा, खुश हो? विराट कोहली ने कहा, जी महाराज। लेकिन सिर्फ 6 महीने पहले पर्थ टेस्ट में अपना 30वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 81वां शतक लगाने वाले विराट से कम अगले 2 से 3 साल और भी ऐसे ही कारनामे की उम्मीद थी। क्या है अंदर की बात? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। ऐसी क्या बात हो गई कि विराट को टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा? क्या इंग्लैंड दौरे के लिए विराट कप्तानी चाहते थे? क्या विराट की टीम में जगह को लेकर भी सवाल थे? क्या अगले इंग्लैंड दौरे पर कोई फौरन विराट की जगह ले सकेगा? ऐसे कई सवाल भारतीय क्रिकेट और उनके फैंस के सामने पहाड़ बनकर खड़े हैं। कई हस्तियों ने विराट से रिटायरमेंट से वापसी की भी मांग कर दी है। विराट कोहली का जो योगदान है और जितना उन्होंने भारतीय क्रिकेट को दिया, टेस्ट क्रिकेट को दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो चले गए ऐसे छोड़ के टेस्ट क्रिकेट। लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन है, उनका निजी डिसीजन है। उन्होंने स्वयं इस डिसीजन को लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। बीसीसीआई की हमेशा नीति रही है कि किसी प्लेयर पर ना कोई दबाव होता ना कुछ होता है रिटायरमेंट को लेकर। ये प्लेयर का अपना फैसला होता है कि तो ये उनका निजी निर्णय है। निजी निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए। बहुत कम प्लेयर आते हैं ऐसे जो कि एकदम से पैराडाइम शिफ्ट होता है गेम में, और जस्ट अपने एटीट्यूड्स की बात नहीं है, बट अपनी इंटेंसिटी की तरफ से। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अपने अलग स्टाइल में, जो कि अगर देखें तो आपको लगेगा कि ज़्यादा नहीं खेल पाएगा क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स है, पर उसके साथ मैनेज किया, जो रिकॉर्ड बनाए। और सचिन गए और एकदम से हमें ऐसा प्लेयर मिल गया। और आई थिंक अब जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट चल रही है, मुझे लगता नहीं कि हम ऐसा खिलाड़ी जो है, इतना कंप्लीट प्लेयर जो है, इतना कंप्लीट एक पर्सोना जो है, क्योंकि ना सिर्फ रन्स, उनके आंकड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक पर्सोना जो होता है ना गेम के साथ, उसने फैंस को जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि होता कि कोई एक प्लेयर चले जाए तो टीम को कोई जो है कि टेस्ट मैच में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। पर यह है कि प्लेयर लाइक विराट कोहली
जो लेजेंड रहे हैं उनका थोड़ा सा कमी जरूर दिखाई देती है। बट कोई ना कोई नया खिलाड़ी आएगा, अपना जगह लेगा, वो भी अपना हीरो बनने की कोशिश करेगा। 36 साल के सुपरस्टार विराट हर रोज फिटनेस के पैमाने को धता बताते हैं। दुनिया भर के गेंदबाजों पर धौंस जमाते हैं। यही वजह है कि विराट की फॉलोइंग हर उम्र हर तबके में है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या लड़कियां, विराट की एक झलक के लिए गजब की बेकरारी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है जो सब लोग को इंस्पायर करती है। ऑब्वियसली हम प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड पर उनकी एनर्जी रहती है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और फिर उनको चेजिंग मास्टर बोला जाता है। चेजिंग मास्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका पैशन है मैच को जिताना, एंड तक लेके जाना, इंडिया को विन कराना। तो वो सब देख के बहुत हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। उनका जो डिसिप्लिन है क्रिकेट को लेके और जो उनकी कंसिस्टेंसी है क्रिकेट को लेके वो उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है और प्लेयर से अलग। और सर मतलब उनका प्रैक्टिस करने का और प्लेयर से अलग तरीका है, बिल्कुल उनका रूटीन अलग है। तो सर इसलिए वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्लेयर। क्या है रूटीन उनका अलग? सर वो ग्राउंड पे टाइम से पहले आ जाते हैं, आके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं और सर वो अपने गेम अगर वो नेट्स भी करते हैं तो वो मैच को पूरा सिमुलेट करके पूरा वो करते हैं, विजुअलाइज करते हैं पहले मैच को, फिर वो सर अपनी बैटिंग को वैसा इम्प्लीमेंट करते हैं अपना। T20 लीग के 10 मैचों में 6 में हाफ सेंचुरी, हैट्रिक हाफ सेंचुरी और ऑरेंज कैप की रेस में पोडियम पर। 36 की उम्र में ये विराट का जलवा है। सोशल मीडिया पर विराट की फैन फॉलोइंग सबको दंग करती है। सिर्फ इंस्टाग्राम पर लोकप्रियता के पैमाने से देखें तो विराट की 27 करोड़ की फैन फॉलोइंग हैरान करने वाली है। एक नजर जरा इन आंकड़ों पर डालें। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम पर विराट के फैन 270 मिलियन हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के फैन 92.5 मिलियन हैं। MS धोनी के फैन 45.7 मिलियन हैं। सचिन तेंदुलकर के फैन 43.2 मिलियन हैं। रोहित शर्मा के फैन की संख्या 30.3 मिलियन है। विराट के फैंस 270 मिलियन, जबकि धोनी प्लस सचिन प्लस रोहित के फैन मिलाकर 119 मिलियन के करीब होते हैं। न ट्रोलर्स न आलोचकों की परवाह करने वाले विराट का हर मौसम में एक सा अंदाज रहा है। फिल्मी अक्षय कुमार जैसी विराट की बाजीगरी शरारत फील्ड पर भी दिखती है। और जब वो छोटे थे, जब DDCA में आए अंडर 14 अंडर 16 खेलने, उस विराट में और ये विराट में तो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। शुरुआत विराट की जब ये आया था जूनियर में तो पहले साल तो हमने खिलाया ही नहीं। जैसे लोग बाग आते हैं, हमने इनको बुलाया बच्चों को, तो उसमें आया तो नहीं सिलेक्ट हुआ। दूसरे साल सिलेक्ट हुआ और अंडर जूनियर्स में खेलने के बाद और फिर जब ये जूनियर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के बाद ये विराट कभी लौट के दिल्ली नहीं आए। टेस्ट, वनडे और T20 से लेकर रणजी तक बेमिसाल रिकॉर्ड के बावजूद उनकी आलोचना सबको हैरान करती है। स्टेडियम के बाहर अब भी वो जलवा बरकरार है। मेरे को DDCA में जुड़े हुए 35 ईयर्स से अबाउ हो गया है, लेकिन इतनी भीड़ रणजी ट्रॉफी के अंदर मैंने कभी नहीं देखी। हमारा इंतजाम भी नहीं था इतनी भीड़ के लिए। हमने फिर दोबारा से गार्ड मंगाए, स्पेशल गार्ड मंगाए, पुलिस से रिक्वेस्ट करी, पुलिस की फोर्स लगी। तो विराट का स्टारडम इतना ज़्यादा इस उम्र में भी, और जब वो छोटे थे, जब DDCA में आए अंडर 14 अंडर 16 खेलने, उस विराट में और ये विराट में तो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। सर विराट ने अपना एक लेगेसी बना रखा है, एक अलग लेवल पे बना रखा है। मैं लास्ट ईयर में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच था दिल्ली में, तो मैं गया था, पासेस लेने गया था, तो मैं वहाँ देख रहा इतने इंडिया प्लेयर थे। विराट को तो अलग ही वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, मतलब विराट का एक अलग ही लेवल है। विराट क्यों अलग हैं? क्या कहते हैं अक्सर क्रिटिक का रोल अदा करने वाले जर्नलिस्ट? तो शायद उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर इस बार वो जाए और फिर से अगर अच्छा ना कर पाए तो जो क्रिटिसिज्म होगा वो बहुत ज्यादा उनको फिर से झेलना पड़ेगा। और इस टाइम पे विराट के जिंदगी के इस टाइम पे और करियर के इस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा शांति चाहते हैं। इसी वजह से वो लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं।
वो ज्यादा क्रिटिसिज्म अभी झेलना नहीं चाहते। शायद ये एक कारण रहा होगा कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। शायद उनको लगा होगा कि वो अभी 5-5 दिन का मैच खेलना इस टाइम पे, शायद वो अपने बॉडी को उसके थ्रू नहीं डालना चाहते। हालांकि हमें पता है कि विराट बहुत ही ज्यादा एक फिट खिलाड़ी हैं। जिस प्रकार से वो चेस कर पाते हैं, जिस प्रकार से वो शॉट्स खेल पाते हैं, आई डोंट थिंक ऐसा कोई और प्लेयर अभी तक बन पाया है। उनकी फिटनेस एक मिसाल है सभी उन प्लेयर्स के लिए, और आजकल तो सब कोई उनसे बैट भी मांग रहा है। हम देखते हैं कि आईपीएल में पोस्ट मैच सब विराट भैया के पास जाके बैट मांग लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जाता है कि विराट को इंस्टाग्राम पर हर पोस्ट के लिए तकरीबन 9 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी विज्ञापन की रेस में भी विराट की अलग दास्तां है। विज्ञापनों के सितारे भारत के टॉप ब्रांड, MS धोनी 42, बिग बी 41, शाहरुख खान 34, करीना कपूर 31, विराट कोहली 29, अक्षय कुमार 28वें नंबर पर हैं। वर्ल्ड क्रिकेट को विराट के क्लास की कमी जरूर खलेगी। वो दुनिया के शायद वो आखिरी कड़ी भी हों जो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट और मौजूदा जेनजी के बीच मजबूती से अपनी अहमियत न सिर्फ बताते रहे बल्कि हर फॉर्मेट में सुपरस्टार बनकर चमकते रहे। जैसा उसका फिटनेस लेवल है क्रिकेट तो उसका भी बहुत बचा है, और जो उसका पैशन है क्रिकेट, मेरे को लगता है इट्स ऑल अबाउट पैशन। और जैसा वो भी, मैंने भी उसके साथ रहा रणजी ट्रॉफी टीम में जब आया, और जो उसका पैशन है क्रिकेट को लेके अभी तक, मुझे लगता है कि वो अभी भी 10 साल खेल सकता है आराम से। और जो उसके जो गेम के लिए प्यार है ना, वो बहुत है अभी। आपका मेन इस लेवल पे अगर आपको खेलना है तो आपका पैशन आपके लिए होना जरूरी है। कभी आइंस्टाइन ने गांधी के लिए कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर यकीन कर पाएंगी कि हार्ड मास से बना इस तरह का कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला होगा। क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसा ही रुतबा विराट का है जिनकी उपलब्धियों का यकीन करना मुश्किल होगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि विराट इन 2 शब्दों के जरूर हकदार होंगे, प्यार और सम्मान, लव एंड रिस्पेक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और वहीं रिकॉर्ड 5 बार के T20 लीग के चैंपियन कप्तान MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी बेशक 44 के होने वाले हैं और अपने पुराने फॉर्म से दूर नजर भी आते हैं, लेकिन उनका जलवा इस कदर बरकरार है कि चेन्नई के हर मैच में सबसे ज्यादा 7 नंबर की ही जर्सी बिकती है। एक ताजा रिसर्च के मुताबिक दुनिया की सबसे अमीर T20 लीग का हर रोज करोड़ लोग लुत्फ उठाते हैं, लेकिन इनमें से 98% लोग इस लीग को ज्यादातर अपने फेवरेट हीरो की वजह से देखते हैं। इनमें भी सबसे ऊपर नाम MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा का ही आता है, लेकिन जो जितना बड़ा स्टार उसे लेकर तकरार उतनी ही बड़ी नजर आती है। थाला दुनिया की सबसे मशहूर T20 लीग का सबसे मशहूर नाम सवालों के घेरे में है। हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए जगुआर की तेजी से मैदान से गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचाना धोनी का फेवरेट जादू रहा है, और इस सीजन भी 0.12 सेकंड में धोनी की स्टंपिंग का क्या कहना। जो अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले एक मैच में एक लूप करके बॉल फेंक दिया तो बैट्समैन ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं आउट हो जाऊंगा, और वो एक बिल्कुल नई चीज़ है, और वो उसको बाकी प्लेयर फॉलो करेंगे। धोनी का मैं देखता हूँ कि आजकल एनालिसिस करते हैं कि भाई धोनी ने कौन से राउंड पे बैटिंग करने गया, कितने सिक्सेस मारे, लेकिन मेरा मानना धोनी को लेकर कुछ और है। मैं ये समझता हूँ कि धोनी का जो गेम सेंस है वो शायद वर्ल्ड में किसी क्रिकेटर के पास नहीं है, और वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस जो होते हैं जो ड्यूरिंग गेम के बीच में लेते हैं और जिसकी वजह से गेम पूरा पलट जाता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेरे को लगता है कि इसी वजह से धोनी अभी तक IPL में बने हुए हैं। मगर फिर भी सैकड़ों फैंस और ट्रोल में धोनी के रिटायरमेंट को लेकर तकरार जारी है, और ये तब है जब 44 के होने वाले मैच फिनिशर धोनी का स्ट्राइक रेट इस सीजन 160 के करीब रहा है। उनके करियर के स्ट्राइक रेट 138 से कहीं बेहतर है। जानकारों की इस पर राय अलग अलग है। कुछ कहते हैं कि धोनी का टाइम ओवर हो गया है, तो कुछ कहते हैं ये दिल मांगे मोर।
वो राइट टाइम आ गया कि धोनी को अब गुड बाय करना चाहिए और पीछे से ही अपना काम करना चाहिए, जो मेंटोर का काम होता है, क्योंकि उनका जो फिटनेस और जो कहते हैं ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला गेम जो है अब वो धीरे धीरे लो होता जा रहा है। करके देगा। धोनी ने इतना टाइम इंडिया को इतना अच्छा सर्व किया है, इंडिया टीम के लिए 3-3 अलग अलग उसमें फील्ड में ट्रॉफीज लेके आया है, तो चाहे धोनी 0 पे अभी भी 10 सीजन खेलेगा, मैं तब भी धोनी सपोर्ट करूँ। 43 साल के धोनी इस सीजन बल्ले से संघर्ष करते दिख रहे हैं, लेकिन अपनी टीम को संवारते, मेंटरिंग करते और अगले साल के लिए टीम बनाते भी। चेन्नई कोच स्टीफन फ्लेमिंग साफ कह चुके हैं कि धोनी का घुटना काम नहीं कर रहा है, उनसे 10 ओवर बल्लेबाजी की उम्मीद ना करें। लेकिन मैथ्यू हेडन, वसीम जाफर समेत कई एक्सपर्ट्स और फैंस ऐसी राय भी रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने चेन्नई की एक हार के बाद कहा, इस मैच के बाद MS धोनी को हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में होना चाहिए। उन्होंने क्रिकेट खो दिया है, उनके लिए ये खत्म हो चुका है, उन्हें ये मान लेना चाहिए, कहीं तब तक चेन्नई के लिए ज्यादा देर न हो जाए। तभी पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर ने MS धोनी के बारे में कहा, अगर धोनी कप्तानी छोड़ रहे हैं तो उन्हें बल्लेबाजी के लिए भी टीम में नहीं रहना चाहिए, बल्कि युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। कुछ समय से धोनी जो है वो रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोच रहे हैं। 2022 में जडेजा को कप्तान अनाउंस किया गया, उनसे कप्तानी संभाली नहीं गई, धोनी को वापस आना पड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ उसके बाद कप्तान बने, लेकिन जब वो इंजर हो गए तो फिर से धोनी को वापस आना पड़ा। इससे दो चीजें साफ है, एक कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोच रहे हैं, क्योंकि CSK में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो महेंद्र सिंह धोनी ने रेटिफाई नहीं किया होता है। बिहाइंड द सीन्स हर चीज में महेंद्र सिंह धोनी का एक बहुत बड़ा से जरूर होता है। मगर आंकड़े भी कमाल करते हैं। क्रिस्प इनसाइट एंड कैडेंस इंटरनेशनल का ताजा रिसर्च कहता है, विराट और धोनी तब भी फैंस की पहली पसंद हैं। 98% फैंस टीम से ज्यादा अपने फेवरेट खिलाड़ी को फॉलो करते हैं। 37% फैंस टीम के पक्के फैन होते हैं। फॉर्म पर सवाल, धोनी टूर्नामेंट की 7 में से 4 पारियों में नॉट आउट रहे। उनका स्ट्राइक रेट 159 रहा है। ये स्ट्राइक रेट उनके करियर के स्ट्राइक रेट 138 से कहीं बेहतर है। धोनी की पारियां 0, 30, 16, 30, 27, 1, 26 नॉट आउट और 4 रही हैं। मगर हकीकत यह है कि धोनी अब वो मैच फिनिशर नहीं है। 2025 की शुरुआत में 5 में से 4 बार वो अपनी टीम को जीत के दहलीज तक नहीं ले जा सके। धोनी का ये बयान बेहद ताजा है और उनका इरादा साफ करता है कि उनकी टीम उन्हें व्हील चेयर पर खेलने को मजबूर करेगी। धोनी ने सीजन की शुरुआत से पहले एक इंटरव्यू में बयान दिया, ये मेरी फ्रेंचाइजी है, मैं व्हील चेयर पर भी हूँगा तो ये मुझे मैदान पर खींच लाएंगे। हालांकि क्रिटिक चाहे जो कहें, खुद धोनी इस उम्र में भी इस खेल के प्रति अपनी उत्सुकता बरकरार रखने में कायम रहे हैं। Now I've retired since 2019. So it has been quite some time. What I've been doing in the meantime is I just want to enjoy cricket for last whatever few years, I would be able to play. I want to enjoy it how I did as a child, when I was in school, when I lived in a colony. 4 o'clock was sports time, so we'll go and play cricket. धोनी की फैन फॉलोइंग का सबूत हर मैच का शोर मीटर होता है, जो कई बार 120 डेसिबल यानी मानव के सुनने की क्षमता को पार कर जाता है। मगर फैंस विज्ञापन से बाहर भी माही का जलवा पहले जैसा ही देखना चाहते हैं। इस गेंद की तरह आसमान पर जाते देखना चाहते हैं। मगर जरा माही की भी सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देखिए, भारत पाकिस्तान वॉर से पहले IPL में फॉर्म में लौटे रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। विराट से भी पहले वैसे रोहित का जाना भी इतना आसान नहीं रहा। कहा जा रहा है कि उन्हें BCCI या अधिकारियों की ओर से इशारा मिला और उन्होंने भी कहा अलविदा। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की खबर ने क्रिकेट की दुनिया में बेशक भूचाल ना लाया हो, लेकिन विश्व विजेता कप्तान की मुंबई में स्वागत की तस्वीरें ताजा हो गईं। अरब सागर की लहरें मुंबई की मरीन ड्राइव पर लोगों के समंदर से मिलकर एक हो गईं। वर्ल्ड कप विजेता कप्तान और मैन इन ब्लू के लिए इस कप्तान के स्वागत के लिए पूरा मुंबई सड़कों पर आ गया।
जिसने हार कर भी दिल जीत लिया, जिसने हार की जिम्मेदारी ले ली और अपनी टीम को बैक किया, एक अनकहा वादा किया कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। कवि शिवमंगल सिंह के शब्दों में ये वादा भी किया, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। मगर अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ ट्रॉफी टीम और टीम की जीत के लिए आग लगी रही। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ रोहित शर्मा का। उनके पुल शॉट्स, उनका जो मुंबई राजा। ये वर्ल्ड कप बेसिकली डेडिकेट होता है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को। एक्चुअली रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे या ट्विटर पे पोस्ट किया था कि परेड निकालेंगे हम लोगों के लिए, और बीसीसीआई ने भी पोस्ट किया था। मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके पुल शॉट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि हम जीते, इतने 13 सालों बाद जीते। वैसे जिंदगी और क्रिकेट सिखाती है कि हर सितारे की एक उम्र होती है। सर डॉन ब्रैडमैन से लेकर सचिन तेंदुलकर, सर विवियन रिचर्ड्स, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल या द ग्रेट पेले सब चमके, दिलों पर राज किया और सबको जाना पड़ा। 44 के धोनी, 36 के विराट और 38 के रोहित अपने रिटायरमेंट की तकरार झेलते रहे और वक्त आते ही फैसला भी ले लिया। लेकिन रोहित का रोल और गेम एक ईमानदार और शानदार टीम मैन की पहचान है। इस सीजन भी भारत पाकिस्तान जंग से पहले 6 मैचों में फ्लॉप रहने के बाद 4 में से 3 पारियों में उनके तेज रफ्तार से लगाई गई पावर्ड हाफ सेंचुरी उनकी उसी पहचान की दास्तान है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो रोहित की अभी तक जो परफॉर्मेंस है वो टीम के लिए खेल रहा है। आई थिंक दैट्स वाई उसको आप कह सकते हो कि तब भी आपको लगता है ना कि एक प्लेयर है जो भाई सिर्फ टीम के लिए खेल रहा है, वो रोहित का एटीट्यूड है और इसीलिए सब उसको कह रहे हैं कि यार वो ठीक खेल रहा है। अभी क्रिकेट जितना अच्छा टाइम नहीं देता, उससे टाइम खराब टाइम देता है। बट वो ये लगे रहने की बात है, जो जितना लगा रहेगा वो कभी ना कभी वापस वो चीज़ आती है फिर। रोहित शर्मा सोशल मीडिया पर 43 मिलियन यानी 4.5 करोड़ फैंस के दिल की धड़कन है, लेकिन हकीकत में 140 करोड़ भारतीयों के दिल पर राज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 और टेस्ट को अलविदा कहने वाले रोहित के लिए क्या IPL का भी ये आखिरी सीजन है? मुझे लगता है अभी रिटायरमेंट में टाइम है। अभी उन्होंने A+ कॉन्ट्रैक्ट भी रिटेन किया है, और अगर आप उनकी हाल ही की 76 नॉट आउट परफॉर्मेंस देखें तो वो क्लास, वो हंगर अभी भी नजर आ रहा था। अज्ञेय के शब्दों में यही एक बात जो बार बार कही गई पर हर बार कही जाने से रह गई। फैंस अगर इनके खेल पर भरोसा दिखाते रहे हैं तो इनके रिटायरमेंट का फैसला भी इन स्टार्स पर ही छोड़ देना चाहिए। ये बात दुनिया के सभी स्पोर्ट्स स्टार पर लागू होती है। वर्ल्ड कप विजेता और 5 बार के IPL विजेता कप्तान रोहित शर्मा पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।